हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर पे। यहाँ हम आज बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में लेक्चर नंबर 9 की। लेक्चर नंबर 8 तक हम लोग काम कर चुके थे। अब लेक्चर नंबर 9 से काम को थोड़ा आगे बढ़ाइए। तो आपने पिछले लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को देखा था। तो उसमें जो सबसे पहला था लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो उस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कह सकते हो या एप्लीकेशन कह सकते हो, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना चाहिए। थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड है और अगर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कई बार ये एग्जाम में आ चुके हैं और मेडिकल में ये सारे जो इसके जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट्स हैं, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जहाँ तहाँ पूछे जाते हैं। आप जो टेस्ट के थ्रू या बुक में बहुत सारे क्वेश्चन या असाइनमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन को जब आप फेस करते हो तो वहाँ पर आपको इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो अगर आपको उनको भी अच्छे से सॉल्व करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई रहे, तो इसके लिए आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी होगा, है ना। और कुछ क्वेश्चन जो है नीट जो है वो डायरेक्टली भी आपको रिपीट करता है इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इन क्वेश्चंस को एक बार समझ लीजिए तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू लीनियर चार्ज। और लीनियर चार्ज में जैसे क्या होगा कि एक फिक्स लेंथ हम लोग ले लेते हैं। मान लो L लेंथ का लिया हुआ है जिसके ऊपर चार्ज क्या है, कैपिटल Q, है ना। जैसे ये एक रॉड हो गया, इसकी लंबाई L हो गई और इसके ऊपर जितना चार्ज है उसको हमने कह दिया कैपिटल Q चार्ज हो गया। अब यहाँ से कुछ दूरी पर एक इंड, एक ये जो रॉड हुआ इसके इस वाले इंड से कुछ दूरी पर, मतलब r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, मतलब इसी लाइन में, तो इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। इसी लाइन में अगर आगे चले जाओगे तो इसी को बोलना है आपको एक्सियल पोजीशन। तो इस एक्सियल पोजीशन पर कोई पॉइंट P लिया जो इस इंड से r डिस्टेंस पर है, वहां पर हम फील्ड की वैल्यू जानना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात, जो फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो सीधा, चूंकि ये प्लस है तो अवे जाएगा। ओके, तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे सब लोग जो है अवे ही फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो वो सब जुड़ जाएगा, तो नेट रिजल्ट भी अवे ही आएगा। सो इसी लाइन में अवे आएगा। अब देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, इसीलिए आप डायरेक्ट कूलम्स लॉ नहीं अप्लाई करेंगे। पहले भी डिस्कस हुआ है इस तरह का सवाल। तो आपको करना क्या होता है, एलिमेंट्री सेक्शन वो लेना पड़ता है। तो x डिस्टेंस, यहाँ से P से x डिस्टेंस को मेजर करते हुए x पर dx, एक छोटा सा ये सेक्शन एलिमेंट आप लेंगे जिसकी लेंथ हो जाएगी आपको dx। ठीक है, लेंथ क्या हो गई, dx। तो x पर dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग लिए और इस एलिमेंट पर जो चार्ज आएगा वही कहेंगे आप एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज दैट इज dq। और इस dq की वैल्यू अगर हमसे कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, तो टोटल चार्ज इज q, सो q अपॉन l। ओके, ये हो गया आपका यूनिट लेंथ में मिलने वाला चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। तो और इनटू क्या हो जाएगा, जितना लेंथ आपको यहाँ पे लिया है आपने, मतलब dx। तो q बाय l इंटू dx, ये हो जाएगा एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू। ओके, और q बाय l को आप चाहे तो बाद में लैम्डा भी कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के रूप में, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। तो यहाँ से अगर आपको Q लिखना पड़े तो लैम्डा इंटू एल। तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको लैम्डा दे देगा और टोटल चार्ज लिखने की जरूरत पड़े तो लैम्डा इंटू एल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दिस एलिमेंट्री चार्ज कैन एक्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। अब जब आपने इसको एलिमेंट्री ले ही लिया तो ये एलिमेंट्री चार्ज कैन एक्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो यहाँ फील्ड की वैल्यू आएगी उसे DEP कहा जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है DEP। समझ रहे हैं, तो DEP बराबर 1/4πε0, और ये DQ एलिमेंट्री चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस x था, यहाँ से डिस्टेंस को जोड़िए, ये x है तो x का स्क्वायर। सिंपल है। अब आपने ये जो DQ वाली वैल्यू थी, जो वैल्यू क्या था, Q बाई एल इंटू डी एक्स, उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे तो Q बाई एल इंटू डी एक्स हो गया, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो गया। और फिर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो Q बाई एल 1/4πε0 ये सब बाहर इधर आ गया, और dx बाई एक्स स्क्वायर इस तरह से आपने अरेंज कर दिया। अब आपको निकालना है कि आपको सिर्फ इस एलिमेंट्री चार्ज की वजह से तो यहाँ फील्ड नहीं निकालना है, आपको तो इस पूरे चार्ज की वजह से निकालना है ना। पूरे रॉड पर जो चार्ज था उसकी वजह से निकालना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्योंकि हर सेक्शन को अगर हम छोटा छोटा लेकर के जोड़ देंगे तो पूरा रॉड बन जाएगा, इसलिए आपको करना होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ DEP। ओके,
तो डीपी आपके पास ये था, ये सब कांस्टेंट है, बाहर रह जाएंगे, अंदर क्या बच गया dx बाय एक्स स्क्वायर। ओके, सो 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। और लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट क्या होगा ना कि इस पॉइंट से कितनी दूरी से चार्ज स्टार्ट हो रहा था, तो r डिस्टेंस के बाद स्टार्ट हो रहा था और कहाँ पे खत्म हो रहा था, तो r प्लस एल पे, क्योंकि रॉड की लंबाई क्या है, l है, तो r प्लस एल पे खत्म हो रहा था। तो लिमिट क्या बन जाएगा, r से r प्लस एल। क्लियर है यहाँ तक? और उसके बाद बाकी dx बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं तो 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कई बार बताया हुआ है -1 बाय एक्स, ठीक है, और फिर लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट यहाँ पे, और फिर आप जब सॉल्व करेंगे तो बताया है कि जब माइनस रहे तो नीचे वाले को पहले रख दो, फिर माइनस लगा के ऊपर वाला, तो 1 बाय आर और -1 बाय आर प्लस एल। ठीक है, अभी अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, छोटा हो जाएगा वो। तो क्या हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं, सॉल्व कर रहे हैं तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाहर आ गया, वहाँ पे एलसीएम ले लो r इंटू आर प्लस एल, और फिर आप वहाँ पे ऊपर चले जाओ तो r प्लस एल माइनस आर आ जाएगा, आर कैंसिल हो गया, ऊपर एल बच गया। अब क्या होगा कि ये एल और ये एल भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, नीचे क्या बचा, r इंटू आर प्लस एल, देख रहे हो, तो क्या फाइनल आ गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू आर प्लस एल। ठीक है, ट्रिक के लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, जैसे सोचो कि अगर ये पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पर होता तो क्या हो जाता, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और अगर ये पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पर होता तो क्या हो जाता, इस वाले डिस्टेंस r प्लस एल का होल स्क्वायर। लेकिन है क्या, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, तो क्या होगा कि एक छोटा डिस्टेंस और एक बड़ा डिस्टेंस, ये दोनों आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ से शुरू और कहाँ पे खत्म, वो आ गया, एक r आ गया और एक r प्लस एल आ गया। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, कई सारे क्वेश्चंस में आपको ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। तो यही हमने लिख दिया, ईपी इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू आर प्लस एल। ओके, अगर किसी ने इसको लेमडा में लिखने की कोशिश की, क्वेश्चन में अगर आपको ये लेमडा में दिया हुआ है, तो लेमडा आपको मैंने बताया टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, सो क्यू कैन बी रिप्लेस्ड एज लेमडा इनटू एल, तो क्यू को यहाँ पे रख दो लेमडा इनटू एल, और फिर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू आर प्लस एल। ठीक है, ऊपर लेमडा एल हो गया, जहाँ आप फिर से मेंशन कर दीजिए लेमडा इक्वल टू क्यू बाय एल, दैट इज क्यू इज लेमडा एल। जो लेमडा क्या था याद होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारा डिस्कशन आपको मिलेगा। देखिए इसी में अब नेक्स्ट केस क्या, यही जो लाइन चार्ज है ना, वो अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो, इसका इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी वीडियो में डिस्कस हुआ है, तो यही प्रोसीजर चला है वहां भी, बस इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट आपका चेंज हो जाएगा। अभी जो लिमिट आपका r से r प्लस एल जा रहा था, वो अब चला जाएगा r से इंफिनिटी, तो वही हमने किया यहाँ पे r से इंफिनिटी। ठीक है, और लेमडा की वैल्यू अभी जो टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ आ रही थी, वो हो जाएगी लेमडा की वैल्यू एलिमेंट्री चार्ज बाय एलिमेंट्री लेंथ। ओके, क्योंकि अब टोटल चार्ज आप क्यू नहीं ले सकते, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होता तो टोटल चार्ज आप क्यू नहीं ले सकते, टोटल चार्ज भी इनफाइनाइट आ जाएगा, इसलिए आपको वहां पे एलिमेंट्री चार्ज के हिसाब से काम करना पड़ेगा। सो लेमडा इक्वल टू डी क्यू बाय डी एक्स, सो डी क्यू बराबर लेमडा इंटू डी एक्स। ओके, तो जब इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन में लेमडा दिया हुआ रहेगा, तो आपको लेमडा के टर्म में ही काम करना होगा, है ना, तो डी क्यू विल बी रिप्लेस्ड एज लेमडा इंटू डी एक्स, ये ध्यान रखिएगा। अब लेमडा इंटू डी एक्स हो गया आपका, ईपी उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ डी ईपी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और डी क्यू की जगह लेमडा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब इसी में लेमडा भी कांस्टेंट ही दिया रहेगा आपको, तो वो कांस्टेंट बाहर आ गया और ये आपका आ गया डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, और लिमिट केवल बदल जाएगी, आर से स्टार्ट है और कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी। आप मन में सोच सकते हैं आर प्लस इन्फिनिटी, तो आर प्लस इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी, सो आपको इन्फिनिटी ही लिखना है। ठीक है, और जब फिर आप इसको सॉल्व किए तो -1 बाय एक्स आ गया, लोअर लिमिट आर हो गया, अपर लिमिट इन्फिनिटी हो गया, और फिर आपको ये माइनस देखते हो तो पहले मैंने इसको रखा यहाँ नीचे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस लगा करके इसको रखेंगे तो 1 बाय आर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो आपको फाइनली बचेगा लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, ये याद रखिएगा, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा तब अगर r डिस्टेंस पर 1 इंच से r डिस्टेंस पर आपने फील्ड पूछा तो वैल्यू आ जाएगी लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, याद रखिएगा इन वैल्यूज को। अब दूसरा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में आपको पढ़ना है, ये थोड़ा सा आर्क वाला केस। तो अगर हमने इसको पूरा सर्कल ले लिया होता तो डेफिनेटली 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि सब तरफ से सिमेट्रिकल हो गया, सेंटर पर 0 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, सेमी सर्कल के बारे में। हाफ सर्कल पर चार्ज होगा इस तरह से, और उसके सेंटर पर फिर आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो हाफ सर्कल पर चार्ज होगा और उसके सेंटर पर निकाला जाएगा, तो अब तो वहाँ 0 नहीं होगा, तो क्या वैल्यू आएगी, कैसे निकालेंगे, तो बताया था ऐसे केसेस में जो एलिमेंट्री लेंगे हम लोग, पिछले वीडियो में देखिएगा जाके,
तो थीटा पर डी थीटा, जो एलिमेंट्री सेक्शन आएगा वो थीटा पर डी थीटा के फॉर्म में आएगा। तो थीटा पर डी थीटा ले लिया, ये छोटा सा एलिमेंट बन गया और इस पर जो चार्ज आया वह है डी क्यू, ठीक है। और सिमेट्री को देखते हुए हमने ऐसे ही नीचे से भी ले लिया थीटा पर डी थीटा। इसका फायदा होगा, क्या फायदा होगा देखिए, इस डी क्यू चार्ज की वजह से जो एलिमेंट्री फील्ड आएगा वो आपका ये वाला हो गया डी, और इसी तरह से ये वाला डी क्यू की वजह से जो फील्ड आएगा वो आपका ये वाला हो गया डी, है ना। अभी देखो अगर आपने इसको इधर थीटा लिया तो ऑफ कोर्स ये वाली एक छोटी लाइन ही मानी जाएगी इसको, तो ये लाइन और ये लाइन, तो इस एंगल का अपोजिट ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इधर भी थीटा और इसी तरह से ये लाइन और ये लाइन, तो इसका अपोजिट आ जाएगा यहाँ पर, ये भी थीटा। तो क्या होगा ना कि ये डी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो आपका फील्ड वेक्टर होता है ना, तो इसलिए इधर आएगा तो डी कॉस थीटा और इस तरफ आएगा तो डी साइन थीटा। इसका भी इस तरफ आएगा डी साइन थीटा, इसलिए मैंने लिख दिया 2d साइन थीटा। एक बार इसका कंपोनेंट एक बार इसका कंपोनेंट, दोनों साइन में आएंगे, जुड़ जाएंगे। और इस तरफ आ जाएगा डी कॉस थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यही कैंसिलेशन का फायदा हो जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप सिंगल लेके चलते तो फिर आपका क्या हो जाता है, एक तरफ डी साइन थीटा एक तरफ डी कॉस थीटा, फिर दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ता। अब क्या होगा कि ये वाला कैंसिलेशन हो गया तो हमें सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना होगा। साथ ही हमको डायरेक्शन कंफर्म हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से राइट डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको इसका नेट फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब आइए मैग्नीट्यूड पे चलते हैं, और यहाँ पे मान के चलो इसका लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लेमडा दिया हुआ है, और अगर टोटल चार्ज के भी केस करें, फाइनाइट लेंथ का है तो टोटल चार्ज भी आप कह सकते हो क्यू, ठीक है, और आर रेडियस का है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे लेमडा के टर्म में लिखना होगा तो डी क्यू बराबर एलिमेंट्री चार्ज को हम क्या सकते हैं, लेमडा इंटू डीएल, डीएल बराबर बताया थे पिछले लेक्चर में आर डी थीटा, ओके। तो लेमडा आर डी थीटा हो जाएगा, डीएल की जगह आर डी थीटा, ओके। ये हो गया, तो डी क्यू ऐसे लिख सकते हैं, या लेमडा को ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल चार्ज के टर्म में लिखना चाहो तो क्यू अपॉन ये पूरा लेंथ, तो ये कितना होगा पाई आर, ठीक है, हाफ सर्किल का लेंथ पाई आर, तो पाई आर हो गया क्यू अपॉन पाई आर, लेमडा की वैल्यू हो जाएगी। चलो, और डी क्या लिखना है, तो डी इस पॉइंट चार्ज की वजह से वैल्यू आएगा, तो डी हो जाएगा के, वही 1/4πε0 को के बोल रहा हूँ, तो के इंटू डी क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि आर है, तो के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर के हो गया, डी क्यू की वैल्यू लेमडा और डी थीटा हो गई, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एक बार आर कट जाएगा एक बचेगा, सो ओवरऑल क्या हो गया, के टाइम्स लेमडा ऊपर में डी थीटा डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, के लेमडा बाय आर इंटू डी थीटा, ये किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू। अब इन्हीं को हम लोग यहाँ पे खोज करने वाले हैं। सो ईपी, इसको पी पॉइंट कहा, तो ईपी नेट निकालेंगे तो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ये जो आया है 2d साइन थीटा, इसी का आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो आ जाइए इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, सो 2 इंटू के लेमडा बाई आर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या है डी थीटा सिर्फ बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा साइन थीटा। अब ये साइन थीटा डी थीटा के रिस्पेक्ट में आराम से यहाँ पे इंटीग्रेशन हो सकता है, साइन थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में आराम से इंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है। और लिमिट क्या रखनी है, देखो चूंकि मैंने सिमेट्रिकल ले लिया, ऊपर भी ले लिया नीचे भी ले लिया, इसलिए अब लिमिट जब भी रखेंगे ना तो आधा लिमिट ही रखेंगे, क्योंकि आधा आपने यहाँ सिमेट्री की वजह से कंसिडर कर लिया, इसी की वजह से तो ये 2 आया है, ठीक है। तो अब जो लिमिट आएगा वो आपको यहाँ थीटा की वैल्यू जो मिनिमम 0 स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाना है, आधा जाना है, मतलब 90 या π/2। आपको ये पूरा नहीं जाना है क्योंकि इधर वाला ऑलरेडी कंसिडर है। आप यहाँ पे 0 लेंगे, ये यहाँ 0 कंसिडर हो जाएगा, 0 से आप π/2 आएंगे, ये भी 0 से π/2 इधर से कंसिडर हो जाएगा, ठीक है, अपने आप, तो ये पूरा आ जाएगा। इसीलिए आपको जब भी आप सिमेट्रिकल एलिमेंट लेते हैं, दोनों तरफ से लेते हैं, तो आपको जो वहाँ पे लिमिट्स रखने होते हैं वो आधा रखना होता है, ये याद रखिएगा, ये कई बार ऐसी जगह इस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है आपके लिए, ठीक है। तो आइए 0 से π/2, ओके, 0 से π/2 यहाँ रख दिया, और उसके बाद सॉल्व कर देना है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बन गया माइनस कॉस थीटा, 2k लेमडा बाई आर माइनस कॉस थीटा, 0 से π/2, ये सब हो गया, 2k लेमडा बाई आर हो गया, बी माइनस देखा तो मैंने इसको 0 पुट किया, cos 0 माइनस cos π/2, cos π/2 इज 0 एंड cos 0 इज 1, सो 2k लेमडा बाई आर, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 0, ठीक है। तो क्या आ गया 2k लेमडा बाई आर, यही रह गया। अगर ऑप्शन में लेमडा के टर्म में है तो यही रहेगा 2k लेमडा बाई आर, ठीक है। अभी अगर k को लिखना चाहते हैं 1/4πε0, ऑप्शन ये भी दिख सकता है, तो हम लोग 2 इंटू k को लिख दिया 1/4πε0 इंटू लेमडा बाई आर, कुछ कैंसिलेशन होगा, देखो यहाँ पे 2 4 तो 2 बचेगा, सो लेमडा बाई 2πε0 आर, ये वाला वैल्यू याद रखिएगा, कई बार कई ऑप्शन में डायरेक्ट मिलेगा, लेमडा बाई 2πε0 आर, किसकी वैल्यू, यहाँ पर जो ये सेमी सर्कुलर चार्ज है उसकी वजह से इस सेंट्रल पोजीशन p पर नेट फील्ड की वैल्यू, ठीक है, कितनी हो गई, लेमडा अपॉन 2πε0 आर, ओके। अगर आपको q के टर्म में लिखने का मन है, अगर q के रूप में दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि लेमडा इज q बाय पाई आर, लेमडा इज q बाय
पाई आर, उसको पुट कर दो तो क्यू बाय पाई आर आ जाएगा नीचे। तो क्यू बाय ये पाई आर पहले से भी था तो उनके हो जाएंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा ओवरऑल 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्यू के टर्म में इतना हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे सेमी सर्कल किया था, अब बात करेंगे क्वार्टर सर्कल की। ठीक है, मैंने इसको भी आधा कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा ना कि कैंसिलेशन का सवाल ही नहीं उठेगा। आपको फिर से उसी तरह से थीटा पर डी थीटा एलिमेंट लेकर के डी साइन थीटा इस तरफ और डी कॉस थीटा इस तरफ, ये लेकर के चलना पड़ेगा और दोनों को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी साइन थीटा को भी, डी कॉस थीटा को भी। और फिर उनको फिर आप जब लिखेंगे तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको ऐसे ही प्रोसेस से चाहे तो अकेले में करके देखिएगा अपने से। और यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगी इसकी ठीक आधी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, इसे याद रखिएगा इसको। ये ऐसा कुछ होगा तो ये इस तरफ x की तरफ लैम्डा बाय इसका आधा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इधर भी उतना ही आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो इधर भी आएगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इधर भी और इधर भी। ओके, तो यहाँ भी क्या होता है ना, इसकी वजह से आधा सेक्शन की वजह से लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इधर भी और इधर भी बनता है, और इसकी वजह से भी लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर इधर वाला कैंसिल हो गया, इधर वाला जुट करके, और ये देखो ये वाला 2 बार जोड़ोगे तो ये चला आएगा, है ना। तो याद रखिएगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इधर भी और इधर भी, रिजल्टेंट जो आएगा इसका ठीक बीच में 45 पर चला जाएगा। ओके, तो रिजल्टेंट अगर पूछता है आपसे कि कितना आएगा तो ये दोनों बराबर है तो इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। एफ 90 डिग्री पर होता है, √2 बताते हैं ना। तो लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू √2। ठीक है, और आप चाहे तो 4 और इस √2 में कैंसिलेशन करोगे तो नीचे क्या बचेगा 2√2, तो लैम्डा बाय 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर चूंकि ये फाइनाइट लेंथ है तो क्यू के टर्म में अगर होगा तो यहाँ बस एक छोटा सा बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो क्यू होगा वो अब क्यू होगा क्या, तो लैम्डा यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्या, तो क्यू टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, टोटल लेंथ में आपको आएगा पाई आर बाय 2। यहाँ पे पाई आर आया था, अभी यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, पाई आर बाय 2 हो जाएगा। तो 2 ऊपर कर दो, 2q बाय पाई आर। ओके, 2q बाय पाई आर, तो उसे आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो। तो हमने रख दिया 2q बाय पाई आर तो नीचे में एक्स्ट्रा था तो वो स्क्वायर कर दिया, ये 2 था तो 2 को कैंसिल कर दिया, ओवरऑल क्या बचा q बाय √2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो जो भी ऑप्शन रहे q के टर्म में रहे तो ये वाला, लैम्डा के टर्म में रहे तो ये वाला। ठीक है, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको कि ये वाला जो आर्क वाला हमने बनाया क्वार्टर का और सेमी सर्किल का, इनका रिलेशनशिप होता है वो लीनियर वाले चार्ज से भी। ठीक है, उसमें भी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको फाइनली यही वैल्यूज उठा करके आ जाता है सेम, इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि इसी तरह के इंटीग्रेशंस थोड़े से इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। नीट में उतना ज़्यादा आप मैथमेटिकली डीप नहीं जा सकते। ठीक है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा रिजल्ट को याद रखिएगा कि जो रिजल्ट इसका आता है एग्जैक्टली सेम रिजल्ट इसका आता है, उसी तरह जो रिजल्ट इसका आता है एग्जैक्टली सेम रिजल्ट इसका आता है। तो पहले जरा इसको क्लियर कर लो। क्या होगा कि ये इनफाइनाइट स्ट्रिंग होगा जिस पर चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर एक्सियल पॉइंट पर आपने निकाला था। अभी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आप देखो इसको सामने नहीं निकाल रहे हो आप, ये इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ले जाकर के निकाल रहे हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जाना है आपको। तो आपने r डिस्टेंस पे आप गए, जितना इसका रेडियस होगा उतना ही जाना है। ठीक है, तो r डिस्टेंस पर अगर आप जाओगे तो जो वैल्यू यहाँ पे जिस तरह से आती थी ये प्लस है, तो एकदम इसका एक कंपोनेंट इस तरफ एक इस तरफ, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इधर भी आएगा और लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नीचे भी आएगा। रिजल्टेंट ठीक इसके बीच में एकदम इसके, मतलब कि ये वाला फिगर और ये वाला फिगर एकदम आइडेंटिकल है, ये इनफाइनाइट लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, लैम्डा होगा यहाँ भी चार्ज डेंसिटी और इसका भी होगा लैम्डा ही चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे टोटल चार्ज नहीं दे सकते क्योंकि इनफाइनाइट आएगा, तो उस केस में टोटल चार्ज काउंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ये दोनों एक जैसा, और उसी तरह से मैंने बताया कि ये वाला जो हो गया सेमी सर्कल, तो ये वाला इसको इक्विवेलेंट करेगा, मतलब कि पूरा इनफाइनाइट लेंथ नीचे भी ऊपर भी, है ना। अगर हॉरिजॉन्टल लिखोगे तो इस साइड भी और इस साइड भी, और r डिस्टेंस पर, ठीक है, कहीं भी परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर आपको फील्ड की वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो ये तो सब जगह किसी भी जगह पे पूछ ले r डिस्टेंस पे, तो वो वैल्यू यही आएगी जो यहाँ पे आप लाए थे। ठीक है, कितना, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर दिखाया था ना, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो सेम वैल्यू यहाँ भी आपको रहेगी। इसके भी कैलकुलेशन उसी तरह से आपके एलिमेंट्री सेक्शन लेकर के आप उस तरह से जब इंटीग्रेट करोगे तो आएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको इंटीग्रेशन यूज होगा वो मैथमेटिक्स के कुछ एडवांस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग उस फार्मूलों को छोड़ दीजिए अभी फिलहाल और डायरेक्ट इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला सिमिलर होगा, इसकी वैल्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगी, और जब आप इसको भी हाफ करेंगे
तो फिर आपका लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इस तरफ भी और इस तरफ भी रिजल्टेंट में √2 टाइम्स हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये सिमिलैरिटीज वगैरह को ध्यान में रखते हैं अगर आप, तो आपको काफ़ी सारा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में इस तरह के डिस्कशंस को नहीं के बराबर ही किया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूला ही आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो फार्मूला जब आपको पूछ लिया जाएगा, आप डिफरेंट टेस्ट सीरीज के थ्रू जब गुजरते हो, तो वहां पर जब आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे इस तरह के, तो वहां आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने ये डिस्कशन एक बार कर लिया। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चाहो तो दोबारा तिबारा इनको देख लो अच्छे से वीडियो को और समझने की पूरी कोशिश करो। अगर समझ जाओगे तो ये बहुत बड़ा बूस्टअप होगा आपके लिए, इसलिए मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है इसको जरूर ध्यान से देखिए। ये नहीं सोच के छोड़ दीजिएगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 1/x² का इंटीग्रेशन किया गया है, जो -1/x है, लिमिट्स रखे गए हैं। एलिमेंट्री सेक्शन से आप पहले भी आपको कई बार बताया जा चुका है 11th क्लास में एलिमेंट्री सेक्शन के एप्लीकेशंस को, तो वही सब यहाँ पर भी हमने यूज किया है और थोड़ा सा सिमिलैरिटीज को आपको समझाने की कोशिश की है। जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ है, जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ भी है। ठीक है, और इन वैल्यूज को थोड़ा सा आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि एल लेंथ वाला था तो इस तरह से आएंगे आंसर्स, और अगर इनफाइनाइट था तो इस तरह से, आर्क है तो इस तरह से, और हॉरिजॉन्टल पूरा इनफाइनाइट हो और इक्वेटोरियल पोजीशन मैंने बीच वाला, तो वो वाला इसके सिमिलर। ठीक है, तो जो भी है अच्छे से देख लो और फिर हम थोड़ा सा और आगे बताते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आइए आगे बात करते हैं अब हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक रिंग आपको दिया हुआ है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, टोटल चार्ज मान लीजिए इस पर Q है। एक रिंग आपको दिया हुआ है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, R रेडियस का है, और आप चाहें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी बात कर सकते हैं, वो भी दिया हुआ रह सकता है कि एक रिंग है चार्ज्ड और इस पर जो है लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। ठीक है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा हो गया, ऐसा भी बोल सकता है। और टोटल चार्ज Q, तो Q और लैम्डा में क्या रिलेशन होगा, सबसे पहले इसको देख लीजिए। तो Q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू टोटल लेंथ ऑफ द रिंग। तो टोटल लेंथ क्या हुआ, पेरीमीटर, 2πr से इंटू कर देंगे, तो Q इक्वल टू लैम्डा इंटू 2πr। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या बात हुआ कि एक्सियल पोजीशन पर आपको यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। तो ये रिंग हो गया, और इसका एक्सियल पोजीशन मतलब क्या, जैसे ये अगर रिंग हुआ तो इस तरह से परपेंडिकुलर एकदम सेंटर से पास करता हुआ एक परपेंडिकुलर लाइन, इस तरह से रिंग जिस प्लेन में होगा, रिंग मान लो कि ये बोर्ड के प्लेन में है, तो फिर यहाँ से परपेंडिकुलर एकदम सेंटर से पास करता हुआ जो ये लाइन हुआ, यही हो गया एक्सियल लाइन। ठीक है, इसी के किसी पोजीशन पर, तो मान के चलिए इस पोजीशन पे, चाहे इस पे, चाहे इस पे, किसी पोजीशन पर, तो किसी भी पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर तरीका क्या होगा कि अब इसको, तो चूंकि ये 3 डायमेंशनल बात हो गई और बोर्ड हो गया आपका 2 डायमेंशन, तो इस लाइन को ऐसे ना दिखा करके हम लोग इसी को थोड़ा इस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं P पॉइंट यहाँ पर कहीं, तो वो असल में यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करके। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जैसे ये लाइन और ये रेडियस की लाइन परपेंडिकुलर है ना, तो उसी को जो ऐसे दिखाया जा रहा है, तो ये भी परपेंडिकुलर लेके चलना है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल रखिएगा दिमाग में, यहाँ से ये ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा सेक्शन लिया, एलिमेंट्री सेक्शन DQ चार्ज हो गया यहाँ पे, और इस DQ की वजह से इस P पॉइंट पर कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आएगा DE। ठीक है, DE, तो इसका चूंकि पॉजिटिव है तो सीधा सीधा डायरेक्टली अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, वो हमने यहाँ पे दिखाया। तो उसी तरह से क्या किया हमने, सिमेट्रिकली इधर भी एक DQ एलिमेंट्री चार्ज ले लिया और यहाँ से भी इसको मिला दिया, तो इसका भी डी ऐसे बन गया। तो असल में फिगर क्या है कि जैसे इस तरह से है, और यहाँ का DQ की वजह से यहाँ पर इधर ऐसे नीचे आ जाएगा, और उसी तरह से नीचे का लेकर के ऐसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा। अब उन्हीं का क्या होगा, कंपोनेंट लेंगे, तो एक कंपोनेंट इसी लाइन की तरफ आएगा, एक कंपोनेंट लाइन के परपेंडिकुलर आएगा। तो वही कंपोनेंट तोड़ा गया है DE का, एक कंपोनेंट DE cos थीटा लाइन की तरफ, और दूसरा परपेंडिकुलर DE sin थीटा इस तरफ। तो वही नीचे वाले भी टूटेंगे, ये भी चले जाएगा DE cos थीटा, और इधर आ जाएगा DE sin थीटा।
ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन गया 2d cos थीटा। जहाँ थीटा आपका ये वाला एंगल ले लिए हम लोग, ये लाइन और इससे, है ना, जो ये ऐसे था और यहाँ से जो लाइन मिलाएंगे तो ये जो एंगल बनाएगा उसी को थीटा ले लिए, तो इधर भी आ जाएगा ये थीटा, इधर भी आ जाएगा ये थीटा। क्लियर है। और ये वाली लेंथ जो हाइपोटेनियस की लेंथ बनेगी, हाइपोटेनियस की जो लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी, क्योंकि ये x था, ये r था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्लियर है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है। अब देखो आगे क्या काम करना है आपको तो यहाँ पर पूरे के पूरे रिंग पर जो चार्ज मौजूद है उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। तो करना क्या पड़ेगा, हमें इस 2d cos थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरे के लिए निकाल देगा, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, इसीलिए ईपी लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 2d cos थीटा। ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हमें d की वैल्यू रखनी पड़ेगी, cos थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तभी आगे जाएंगे। तो DE की वैल्यू कहाँ से लाऊं, तो D क्या था, DQ की वजह से यहाँ पर होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था, तो वो D क्या होगा, अब ये तो एक पॉइंट चार्ज हो गया, तो पॉइंट चार्ज हो गया तो K वही कांस्टेंट 1/4πε0, उसको K बोल दिया, तो K इंटू चार्ज का अमाउंट DQ एंड डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस तो वही है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो हमने D यहाँ पे लिख दिया। और cos थीटा देखो इसी ट्रायंगल में क्या होगा, बेस x अपॉन हाइपोटेनियस ये वाला, तो x अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा, है ना। चलो अब देखो, तो हमें करना था, इसमें पुट करना था ये वैल्यूज, तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी 2 इंटू, और आपका हो गया यहाँ पर d की वैल्यू k इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और cos थीटा हो गया आपका x अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। अब इनमें देखेंगे कि क्या क्या क्वांटिटीज यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं, उनको बाहर निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे r तो कांस्टेंट हुआ ही, रेडियस ऑफ द रिंग चेंज नहीं हो रहा, प्लस ये जो x की वैल्यू है ना, ये x, ये भी यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो वो भी चेंज नहीं हो रहा है इस एग्जाम्पल में, क्योंकि आपको जो इस सारे चार्जेस की वजह से इसी पॉइंट पर निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब कि वो जो दूरी है एक्सियल डिस्टेंस वो तो फिक्स हो गया x, है ना, तो यहाँ पर x भी एक कांस्टेंट आएगा, तो r x वाले टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये सब कांस्टेंट आ गया, तो ये सारे टर्म x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक साथ यहाँ पे लिखा गया है, तो पावर बन गया 3/2, देख सकते हैं यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर हाफ, 1 प्लस हाफ 3/2, और ये सबको हमने कांस्टेंट करते हुए बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच गया, सिर्फ dq बच गया, तो आपकी q की लिमिट चढ़ेगी। तो जब भी आप सिमेट्रिकल आप ले ही लेते हैं ऊपर भी और नीचे भी इस तरह का एलिमेंट्री सेक्शन, तो आपको इंटीग्रेशन में ध्यान रखना होता है कि आप सिर्फ हाफ इंटीग्रेट ही करेंगे, क्योंकि आपने दोनों तरफ ले लिया है, तो अगर आप आधा चार्ज यहाँ से यहाँ निकालोगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से यहाँ भी उसमें एडअप हो जाएगा, इसीलिए तो ये 2 आता है ना, ये जो 2 आप देख रहे हो ये दोनों तरफ आपने लिया हुआ है, इसी वजह से वो आ रहा है, तो आपको यहाँ पे लिमिट जो है इस डी क्यू का यहाँ से यहाँ तक ही लगाना होगा। ओके, तो आप उसको 0 से q/2, चूंकि टोटल चार्ज q था तो उसका आधा चार्ज ले लीजिए, तो q/2, सो ये बन गया dq का इंटीग्रेशन और लिमिट रखने पर q/2। ओके, तो अब फाइनली सॉल्व करना है, तो 2kx इंटू q/2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 3/2, इस तरह से हो गया। और अब ये फाइनली सॉल्व हो गया, तो देखो क्या बन गया, kqx डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 3/2, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल पॉइंट पर जो फार्मूला आएगा ड्यू टू चार्ज रिंग वो आएगा kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, अब यहीं पर बात हो गई, कभी कभी ऑप्शन में लैम्डा के टर्म में मान लो आपको दिया हुआ रहेगा, तो बताया था शुरू में ही कि q बराबर क्या रख देना है, लैम्डा इंटू 2πr, तो q बराबर लैम्डा इंटू 2πr यहाँ पे रख दीजिए, और उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, तो 2π और ये k की वैल्यू को हम यहाँ पे मान लो रख रहे हैं, तो 1/4πε0, तो इसमें 2π 4π कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे 2 बच गया, तो कि देखिए क्या आ रहा है, लैम्डा आर एक्स यहाँ से 2π, और ये k में रखा हुआ था 1/4πε0, तो उसको भी रख दिया, तो ये सॉल्व हो करके लैम्डा आर एक्स बाई 2ε0 एक्स स्क्वायर प्लस का पावर 3/2, तो आपको ये फाइनली लिख दिया गया, लैम्डा आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2ε0 आर स्क्वायर प्लस का पावर 3/2 इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा के टर्म में पूछेगा तो ये जवाब दे सकते हैं, और अगर मान लो कि क्यू के टर्म में पूछेगा तो ये जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई। अब इसमें कुछ एनालिसिस करना पड़ता है, फर्दर एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए उसको समझते हैं। तो फर्दर एनालिसिस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर जैसे
फॉर सेंट्रल पॉइंट ओ के लिए बात करेंगे, इस पोजीशन पर ओ के लिए बात करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या होगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी ऐसे कंडीशन में, तो जो फार्मूला हमने प्राप्त किया है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस पावर 3 इसमें x की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी 0। अगर x 0 हो जाएगा तो आप पहुंच जाओगे सेंटर पर, तो पुट x इक्वल टू 0, और जैसे ही आप 0 यहाँ पे पुट करोगे ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ईपी बिकम ईओ बिकम 0। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द रिंग विल बी 0। दूसरा केस, जैसे x मच मच ग्रेटर देन r, मतलब जो x है ना हमारा ये वाला, ये बहुत बहुत बड़ा हो इस रेडियस से, वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस पर हो, तो फिर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल कन्वर्ट इनटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 विल कन्वर्ट इनटू एक्स क्यूब। ओके, फिर से सुन लीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल कन्वर्ट इनटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का पावर आ जाएगा 3/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 बच जाएगा, तो एक्स क्यूब बन जाएगा। तो आपका जो फार्मूला है के क्यू एक्स बाय यहाँ पर नीचे में, तो ये टर्म हो जाएगा सीधा सीधा एक्स क्यू में, और जब ये एक्स क्यू हो गया तो एक्स से यहाँ कैंसिल कर लोगे तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला आप ध्यान से देखो, ये तो एक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। इस रिंग पर जितना भी चार्ज है क्यू, अगर वो सारा चार्ज सेंटर पर आ जाए तो एक्स डिस्टेंस पर क्या फार्मूला होगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, तो ये तो वही आ रहा है। मतलब कि अगर आप बहुत दूर का पॉइंट लेते हैं एक्सियल पोजिशन पर, तो रिंग कैन बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट। ओके, तो रिंग पर का सारा चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जा सकता है, और वो चार्ज कहाँ पर होगा, एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो क्लियरली द चार्ज रिंग बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। ओके, नंबर थर्ड केस, अगर ये x टेंस टू इन्फिनिटी कर दीजिए, काफी ज्यादा बड़ा, तो इन्फिनिटी कर देंगे तो यही वाला, चूंकि x मच मच ग्रेटर देन r, ऑलरेडी x टेंस टू इन्फिनिटी में सेटिस्फाइड है, इसीलिए यही वाला केस में x टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, पुट करते ही ये क्या हो जाएगा, 0, नीचे में इन्फिनिटी रखोगे तो के क्यू बाय इन्फिनिटी दैट बिकम 0, तो ये 0 हो जाएगा। सो e एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस विल बी 0। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ईपी वी पुट फर्दर। देखो अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि सेंटर पर 0 हो रहा है, और काफी दूर जाएंगे तो वहां भी 0 हो रहा है। ठीक है, तो बीच में वैल्यू कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज हुआ होगा, सेंटर पर 0 है और फिर कहीं दूर 0 है, बीच में 0 नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वैल्यू उठी होगी फिर गिर गई होगी, जैसा हमने यहाँ पे ग्राफ में देखो दिखाया हुआ है। सेंटर पर 0 है, ये पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं सिर्फ, सेंटर पर 0 है और फिर आपको बहुत दूर जाने पर वो 0 की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं उठा होगा और फिर गिर गया होगा। तो ये कहाँ पर, किस पोजीशन पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हुई होगी, तो जरा उसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो किस पोजीशन पर मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम चूंकि इस ग्राफ को देखो, इसका जो ये जो आपने यहाँ पर ये जो फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ ऐसा कुछ आता है, जिसमें पता चलता है कि ये कहीं पर मैक्सिमम होगा, कहीं पर मिनिमम होगा। तो इस मैक्सिमम मिनिमा के पोजीशन को प्राप्त करने के लिए जो हमने यहाँ प्राप्त किया है r/√2 प्लस माइनस r/√2, तो ये कैसे आ रहा है, इसको अगर मैथमेटिकली हमको फाइंड करना है, तो हम जानते हैं, पढ़े कि कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज अगर चाहिए आपको किसी फंक्शन का, तो उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा, और फिर जो वहाँ से सॉल्व करके आएगा वैल्यू, वो वैल्यू आपको बता देगा कि वो कहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम है। तो यही बात हुई, dEp/dx इक्वल टू 0 को पुट करेंगे, ईपी की वैल्यू था के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस का पावर 3/2, और उसके बाद इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया। तो डिफ्रेंशिएशन करने में बताया था आपको, जब आप ये यू बाई वी का फॉर्म है, देखो यहाँ पे के और क्यू कांस्टेंट था, बाहर आके इधर खत्म हो जाएगा, तो बेसिकली आपको एक्स अपॉन इतना का ही करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं चाहूँ, ये लिखा हुआ जरूर है, अभी क्लियर है, अगले स्टेप में क्या होगा, ये बाहर आ जाएंगे और इधर जाके खत्म हो जाएंगे। तो डिफ्रेंशिएशन आपको सिर्फ और सिर्फ इसका करना पड़ेगा, मतलब एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस का पावर 3/2 का, क्लियर है, ये करना पड़ेगा। तो ये u बाई वी के फॉर्म का हुआ। जब आपको बताया था कि u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन जब 0 पुट करना हो, तो आपको सिर्फ लिखना है v इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्लियर है, तो वही हम कर रहे हैं। तो v यहाँ पर आ गया और इसका x का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर x यहाँ पर आ गया और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो चेन रूल लगाते हुए 3/2 आर स्क्वायर प्लस का पावर हाफ, और उसके बाद ये अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन 2x, वो आ जाएगा। और अब इसको आप सॉल्व करो अच्छे से, तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर प्लस का पावर हाफ है, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस का पावर 3/2, इनको एक साइड ले आइए, 3/2 माइनस हाफ क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस हाफ इज 1। ओके, सो 1, तो पावर 1 हो गया, तो पावर में नहीं लिख रहा, सीधा सीधा 1 ही हो गया है, और इधर क्या बचेगा 3x और एक और x, तो 3x स्क्वायर। ठीक है, इस x स्क्वायर को इधर कर दीजिए, 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। सो x बिकम
प्लस माइनस आर बाई रूट टू, ये 2 इधर आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो प्लस माइनस आर बाई रूट टू। तो ये वो पोजीशन है जहां पर आपको जो ये ई का फंक्शन है ये आपको मैक्सिमम और मिनिमम शो करेगा। कौन सा फंक्शन? ये वाला फंक्शन, ठीक है, ये वाला नहीं, ये तो स्पेशल केस का था कि x मच मच ग्रेटर देन r होता। तो ये वाला एक्चुअल फंक्शन है, इसी के लिए बात कर रहे हैं, इसी को डिफरेंशिएट किया गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस आर बाय रूट टू पर, तो प्लस आर बाय रूट टू पर ये मैक्सिमम चला जाएगा और माइनस आर बाय रूट टू पर मैथमेटिकली आप इसको कह सकते हैं मिनिमम। वैसे ये डायरेक्शन की वजह से ही ये माइनस यहाँ पर आपको ये मिनिमम जो वैल्यू आपको ईपी की मिनिमम वैल्यू जो दिखेगी वो डायरेक्शन की वजह से दिखेगी, बाकी मैग्नीट्यूड में ये जितना यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ भी रहेगा, ठीक है। तो ये बात है। तो क्लियरली ई मैक्स एग्जिस्ट एट आर बाय रूट टू एंड ई मिनिमम एग्जिस्ट एट माइनस आर बाय रूट टू, आप कह सकते हो। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट टू इन ईपी, जो आपने ये निकाला, वी गेट। तो हमें अब चाहिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मैक्सिमम के लिए r बाय रूट टू को हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो हम लोग पुट कर दिए, के क्यू और x की जगह हमारा आ गया r बाय रूट टू और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर की जगह आ गया आर स्क्वायर बाय टू, है ना, इस तरह से। और पावर हो गया आपका 3/2 इस तरह से। और फिर आपने इसको एक साथ कैलकुलेट किया तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय टू बन गया 3r स्क्वायर बाय टू, पावर 3/2 r बाय रूट टू, है ना, और के क्यू और r बाय रूट टू और ये 3r स्क्वायर। देखिए जब भी पावर 3/2 लिखा हुआ मिलेगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं फिर उसके ऊपर रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा छोटा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जैसे भी पावर आपको 3/2 कहीं भी लिखा हुआ है, जैसे a का पावर 3/2 या कोई नंबर है, नंबर 2 हो गया, 2 का पावर 3/2, तो आपको करना क्या होगा, एक बार लिख दीजिए और फिर उसके बाद 2 का पावर हाफ कर दीजिए। देखिए तो 1 प्लस हाफ वापस 3/2 बन जाएगा ना, और यही पावर जो हाफ है उसी को हम क्या लिख रहे हैं, रूट टू लिख रहे हैं। तो कोई भी नंबर हो, जैसे a की पावर 3/2, तो आपको करना क्या है, एक बार a लिखना है, दूसरी बार रूट लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो आप देख लो। 3r स्क्वायर बाय 2 का पावर 3/2 था, तो एक बार 3r स्क्वायर बाय 2 को मैंने सीधा सीधा लिख दिया और दूसरी बार इसी के ऊपर रूट लगा दिया, ठीक है। रूट लगाने से r स्क्वायर का r बाहर आ गया और बाकी रूट 3/2 अंदर रह गया। बाकी कैंसिलेशन आप कर सकते हो, ये r कट गया, ये रूट टू इस रूट टू से कट जाएगा और जो बचा हमने उसको लिखा, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो 2k³ बाय 3√3 इंटू r स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से लिखा जा सकता है। और अगर मैं k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूं तो उसके बाद अगर लिखोगे तो 1/4 आएगा, 4 को ये 2 काट देगा और फिर फाइनली आपको बचेगा q/6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ऑप्शन में आपको ये भी दिखाई दे सकता है, ठीक है, ये भी दिख सकता है, ये भी दिख सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से ये प्लस वाली वैल्यू आ गई। अब मिनिमम करना है तो आपको माइनस r बाय रूट टू रखना पड़ेगा, तो नीचे वाला तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन ऊपर में यहीं पर एक माइनस आ जाएगा, तो सेम आंसर आपको आएगा माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो मैथमेटिकली यही बता रहा है कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू पे मैक्सिमम, निगेटिव वैल्यू पे मिनिमम आपको दिखाई देगा। तो ये इस तरह से ऐसे आ गया। अब इसी को हमने ग्राफ में जो रिप्रेजेंट किया हुआ है तो वो थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिए। 0 पर वैल्यू 0 थी और r बाय रूट टू पे मैक्सिमम थी और माइनस r बाय रूट टू पर मिनिमम थी। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू q/6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और यहाँ पे माइनस q/6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम हो गया और उसके बाद ये नीचे उतरता चला जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ जो यहाँ पे नीचे उतरेगा ना, तो ध्यान रखिएगा बीच में एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहीं पे आएगा, तो उसको अगर निकालना होगा तो आपको इसी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो पॉइंट निकल के आएगा। तो वो मैंने अलग से मैथमेटिकली निकाल रखा था और उसके बाद मुझे पता चला कि ये प्लस √3/2r पे और माइनस √3/2r पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को बताता है, मतलब जहां पे ग्राफ अपने नेचर को चेंज करता है, ठीक है। तो उससे पहले कहीं भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलता है। कई बार डाउट हो जाता है कि इसके बीच में 0 और r बाय रूट टू के बीच में कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है, तो इसको चेक करना पड़ता है। डबल डिफरेंशिएशन को जीरो पुट करके जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, 2 ही पोजीशन है, एक प्लस √3/2r और एक माइनस √3/2r पर, जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलते हैं, जहां ग्राफ अपने नेचर को चेंज करता है। मैंने इस पोजीशन से पहले ये नीचे से देखने पर कॉनकेव, इस पोजीशन के बाद नीचे से देखने पर कॉन्वेक्स, और उसी तरह से यहाँ भी पलट जाती है नेचर।
तो यही बात हो जाती है। तो वो इसके बीच में कहीं नहीं मिलता है। कई बुक में यहाँ पे थोड़ा सा गलत ग्राफ दिया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया कि ये सीधा यहाँ से उठाना है, कॉनकेव शेप ही लेता जाएगा। कब तक? तो +√3/2r तक। ओके, यहाँ तक। और इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन आप करोगे, थोड़ा सा मैथमेटिकल हो रहा है बट समझ सकते हैं कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो 0 से √3/2r के बीच की कोई भी वैल्यू आप डाल के देख लेना, वो आपको निगेटिव बताएगा। और निगेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव आने का मतलब ग्राफ जो होता है वहां पर कॉनकेव डाउनवर्ड होता है, नीचे से देखने पर वो कॉनकेव शेप का होता है। और उसके बाद की कोई वैल्यू आप डालोगे तो वो अपने आप आपको पॉजिटिव दिखाएगा। ठीक है, तो वो इस बात को इंडिकेट करेगा कि ये जो है यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ बन रहा है। कहाँ पे? √3/2r। उसी तरह से निगेटिव वाले साइड में भी है, आपको 0 से लेकर के -√3/2 के बीच में आपको जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और उसके बाद -√3/2 से इस तरफ माइनस निगेटिव की तरफ आपको निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब मैंने अप्लाइड मैथ में अच्छे से आपको बता रखा है कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन जब पॉजिटिव होता है तो नेचर किस तरह का होगा, और नेगेटिव होगा तो नेचर किस तरह का होगा, कनकेव डाउनवर्ड, कन्वेक्स डाउनवर्ड, ये सब के बारे में आपको अप्लाइड मैथ में बताया गया है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में। नहीं देखा है वीडियो तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो आपको फायदा करेगा ऐसे सिचुएशन में। तो ओवरऑल ये ध्यान में रखिएगा, कई बुक में यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना दिया जाता है इधर ही और इधर भी, तो वो गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ये सीधा उठेगा और फिर ऐसे करके यहाँ से गिर जाएगा, और यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, ये भी ऐसे चलेगा, यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया ओवरऑल आपका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका एनालिसिस आपने किया कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी एक छोटी सी बात हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि इधर की वैल्यू को निगेटिव क्यों लिखी गई है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में जो पॉजिटिव निगेटिव का मीनिंग आता है वो उसके डायरेक्शन को लेकर के आता है। तो यहाँ पर जो आप इधर देख रहे हो तो ये क्या हो रहा है, ये निगेटिव में दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जरूर डायरेक्शन चेंज हुआ है, और होगा भी, क्योंकि देखो एक रिंग आप अगर इमेजिन करते हो, इस तरह से रिंग आप इमेजिन करो, तो अगर उस तरफ जाते हो पॉजिटिव एक्स में, तो यहाँ किसी पॉइंट पर आपको फील्ड का डायरेक्शन उसी तरफ मिलेगा, मतलब अवे फ्रॉम सेंटर। ओके, और लेकिन अगर वही सोचो वही रिंग है, यहाँ पर रिंग बनाया मैंने और इस तरफ से निगेटिव एक्स में आप आ जाओ, तो यहाँ भी क्या होगा, अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब इस तरफ आ गया। तो आप देख सकते हैं कि रिंग के उस तरफ डायरेक्शन उधर था, रिंग के इस तरफ डायरेक्शन इधर आ गया। ठीक है, और आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है तो एक तरफ के डायरेक्शन को उधर लिया पॉजिटिव, तो अपोजिट वाले डायरेक्शन को लेना होगा निगेटिव। तो इसी वजह से इस तरफ रिंग के दूसरी तरफ जो होगा वो सब सारे के सारे वैल्यू निगेटिव में आ जाएंगे। इस तरह से अगर कहीं पे बोले कि नहीं हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड में दिखाइए, तो कुछ नहीं करना, ये पूरा का पूरा ग्राफ जो भी नीचे पोर्शन आया है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके, ये ऊपर से ऐसे ही करके ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, मतलब मैं बताऊं ये पूरा मिरर इमेज की तरह बिल्कुल इस तरह से ये निकल आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड, और इधर वाले को कुछ नहीं करना, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब आप हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू दिखानी है, तो बिल्कुल आइडेंटिकल ये वाला पार्ट उठ के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा इसका मैग्नीट्यूड में ग्राफ, तो जब पूछेगा तो बता देंगे। ठीक है, तो इस तरह का आपको, और कभी कभी क्या होता है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव साइड ही पूछता है, वन साइड ही रखता है, तो ग्राफ सीधा सीधा ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये सारा कंप्लीट एनालिसिस हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे, और यहाँ तक की वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, और ज़रूरत पड़े तो 2-3 बार चला के देख लीजिएगा अच्छे से, और क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यहाँ तक क्लियर करके रखिए। ऑल द बेस्ट।